हाँ, आज वैसे केमिस्ट्री में स्टार्ट करता, बट पहले तुम लोग के डाउट्स क्लियर कर दो। तो डाउट बहुत सिंपल था यार तुम्हारा कि क्या एनर्जी और मास ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्विवेलेंस में चलते हैं, तो आइंस्टीन का रिलेशन था इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बिल्कुल, एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। बट क्या अगर ऐसा है तो पेपर 1 kg पेपर लिया जाए और 1 kg वुड लिया जाए, तो दोनों सेम स्पीड से नहीं जलते, दोनों सेम स्पीड से नहीं जलते। इसका क्या रीजन है? उसका रीजन है बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से दोनों एक साथ एक स्पीड से नहीं जलते। सुनो कैसे। हमें पता है पेपर, 1 kg पेपर हम कितना भी एक दूसरे के साथ रख दें, उनके बीच में जो लेयर्स का गैप होता है, जो लेयर्स होते हैं डिफरेंट लेयर, क्या डिफरेंट लेयर के बीच में हमारा ऑक्सीजन या फिर एयर पार्टिकल ट्रैप नहीं रहेगा? बोलो। यस सर, रहेगा। ट्रैप रहेगा। और क्या आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? बोलो। हाँ भैया। क्या जी भैया। अगर आग जलना है तो ऑक्सीजन चाहिए? हाँ भैया जी चाहिए। भैया। बिल्कुल चाहिए। अब बताओ, अगर सारे लेयर के पास ऑक्सीजन है तो क्या सारे लेयर एक साथ जलना स्टार्ट कर देंगे? जी भैया। अगर सारे लेयर के पास ऑक्सीजन है तो क्या सारे लेयर एक साथ जलना स्टार्ट कर देंगे? यस सर। इसलिए आग ज्यादा हो गई और ज्यादा स्पीड दिख रहा है हमें। बट वुड के साथ क्या है? वुड के साथ क्या है? वो इतनी मोटी लेयर है और उसमें जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट लेयर के बीच में ऑक्सीजन नहीं है। उसके डिफरेंट लेयर के बीच में ऑक्सीजन नहीं है। अब पहले ऊपर वाला लेयर जलेगा तब कहीं दूसरे वाले का नंबर आएगा, इसलिए उसमें उन्हें लेयर को इंतजार करना पड़ता है कि पहले ऊपर वाला जले फिर हम जलेंगे, फिर हमारा नंबर जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले का नंबर आएगा। उसमें सारे लेयर के पास एक साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, इसलिए सारे लेयर एक साथ नहीं जलते, वो टाइमिंगली जलते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि वो देर तक जल रहा है और उसे समय लग रहा है, वो धीमे स्पीड से जल रहा है। क्लियर हो गया? सर दोनों में एनर्जी इक्वली प्रोड्यूस होगी ना? दोनों में एनर्जी इक्वल प्रोड्यूस होगी, बट बात यह है कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रही है वुड की, तो हमें ज्यादा टाइम तक मिलेगी, और पेपर की एक साथ एनर्जी निकल जा रही है तो हमें लग रहा है कि पेपर कम एनर्जी दे रहा है। बाकी दोनों सेम एनर्जी दी है, सेम। बट पेपर की एनर्जी इंस्टेंट है, वुड की एनर्जी धीमे 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 धीमे। और जो धीमे धीमे हमें मिल रही है हम समझ रहे हैं वो ज्यादा दे रहा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वो उतनी एनर्जी मिली, अगर हम उसे स्टोर करते तो उतना ही काम करती जितना 1 kg वुड काम करता। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट डाउट पे, ये क्लियर हो गया? ये डाउट क्लियर हो गया कि एनर्जी एंड मास आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मास इज ऑलवेज कंजर्व। भूल से भी अपने दिमाग में ये ना लाना कि मास कहीं पे कंजर्व नहीं है, भूल से भी दिमाग में नहीं लाना है कि मास कहीं पे कंजर्व नहीं है, मास इज ऑलवेज कंजर्व, याद रखना, ठीक है ना? चलते हैं सेकंड। सेकंड था आयुष की ये बात थी कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस एक दूसरे से सिमिलर है, नो डाउट सिमिलर है। तो अगर फ्रिक्शन लगने से सरफेस काफी दिनों बाद स्मूथ हो जाता है, जैसे तुम लोग देखो नया नया टायर जब परचेज करते हो, गाड़ियों के टायर्स आते हैं ना, उन्हें जब परचेज करते हो तो उसमें ग्रिप बने होते हैं, और बहुत दिन बाद यूज करने के बाद वो टायर्स कैसे मिलते हैं तुम लोग को? बिल्कुल स्मूथ, साफ हो जाते हैं बिल्कुल। वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या हमारे वायर्स के साथ भी ऐसा होता है? क्या वायर्स में भी लगातार करंट चलते चलते वायर्स बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं और फ्रिक्शन कम हो जाता है? क्या ऐसा होता है? तो आंसर है नो, आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है, अभी मैं एक्सप्लेन करता, तुम लोग को पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ लेंथ, इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल।
ये रेजिस्टेंस पढ़ा था, और उम्मीद है मुझे, मैं पढ़ा भी चुका हूं तुम लोग, ग्रीनफील्ड वालों को तो सबको पढ़ा चुका हूं। वहां पर मैं एक चीज बताता हूं कि जब हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस का बात करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये सबको पता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्यों नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है? दो ऑप्शन है, क्यों डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो पहले बात कर लेते हैं कैसे डिपेंड करता है। कैसे में क्या आता है कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस लो होता है, और इंसुलेटर के लिए या फिर बैड कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? जल्दी से बता दो। हाई होता है। हाँ हाई रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? हमारे कंडक्टर के लिए लो रेजिस्टेंस है और इंसुलेटर के लिए हाई रेजिस्टेंस है। इसका रीजन है नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है चलने के लिए, इसलिए ये इंसुलेटर है, या तो इसमें कोलिजन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये इंसुलेटर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है ना? देखो कैसे। मान लो मेरे पास एक शीट है, किसकी शीट है? सोडियम की, और इतने ही अमाउंट की, सेम साइज की, मैं एल्यूमिनियम की शीट ले ली। सेम साइज की सोडियम की शीट है और सेम ही साइज की एल्यूमिनियम की शीट है, ठीक है ना? अब तुम लोग को पता है कि इस शीट में बहुत सारे आइटम्स होंगे। बोलो भाई, इतनी बड़ी शीट में तो 10 लाख मिलियन एटम हो सकते हैं, ऐसा मेरा एजम्पशन है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स होंगे। ये जानते हो कि नहीं तुम लोग? एटम बहुत छोटे होते हैं, इतनी बड़ी शीट में बहुत सारे आइटम होंगे, है कि नहीं? हाँ भैया। जी भैया। अब ये बताओ, अगर दोनों शीट के साइज सेम है तो क्या दोनों में नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे? बिल्कुल सही है, एटम तो सबके लगभग सेम होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। अब अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो हम मान लेते हैं, लेट्स से ऐसा सपोज कर लेते हैं कि यहां पर 100 एटम, इतनी बड़ी शीट में कितने एटम है? 100 एटम है। तो इसके पास भी कितने एटम होंगे? 100 एटम होंगे। कितने एटम होंगे? 100 एटम होंगे। क्लियर हो रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया। अब ये बताओ कि एक सोडियम एटम में, ध्यान से समझो, एक सोडियम एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक सोडियम एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से बता दो मुझे यार। 1 भैया। 1 कैसे पता चला? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसकी फिलिंग जब करते हो तो कैसे करते हो? 11 की फिलिंग 2, 8 और 1। ये तो भाई पूरी तरह से फिल है, तो ये बाउंड हो गए, ये फ्री नहीं है, ये बाउंड है, बंद हो गए। ये 8 पूरी तरह से फिल हो गए, तो ये भी बंद हो गए, पैक हो गए। अब कौन फ्री बचा? ये 1। तो यही आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, अगर सोडियम का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है तो 100 एटम कितने देंगे? 100 इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है तो 100 एटम कितने देंगे? जल्दी से बता दो सब लोग। 100 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, एल्यूमिनियम पे आ जाओ। एल्यूमिनियम क्या है? इसका क्या एटॉमिक नंबर होता है? 13। फिलिंग कैसे करोगे? 2, 8, 3। सही है? 3 सही है? हाँ भैया। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हुए? 3 3। तो कितने एटम होंगे? 100 एटम्स, 300 इलेक्ट्रॉन। 300 एटम्स। 300 एटम्स। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर 100 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 300। 300 सॉरी, चलो। अब बात आई कि कौन अच्छा कंडक्टर है, सोडियम या एल्यूमिनियम? कौन अच्छा कंडक्टर है? हम एक काम करते हैं, अभी मान लो एटम एक कमरे के अंदर बंद, सॉरी एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स
ये इलेक्ट्रॉन्स एक कमरे के अंदर बंद है और मैं एक रास्ता दे दूं दोनों के लिए, और इक्वल साइज का रास्ता है, इसके लिए भी इतना बड़ा रास्ता है और इसके लिए भी इतना बड़ा, सेम साइज, इक्वल साइज का रास्ता, और मैं कहूं भागो, छुट्टी हो गई जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, मैं कहा भागो, सारे इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट किए। बताओ किसमें कोलिजन ज्यादा होगा, सोडियम में या फिर एल्यूमिनियम में? लड़ेंगे भिड़ेंगे किसमें ज्यादा, सोडियम में एल्यूमिनियम। या फिर एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम। क्या ये लड़ने भिड़ने से इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी कम भैया। होगी। ये स्पीड कम करने का काम किसका था, रेजिस्टेंस का? जी हाँ भैया। भैया। तो अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सोडियम का या फिर एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम। अब बताओ रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया, सरफेस में रगड़ने की वजह से या फिर आपस में कोलिजन होने से? कोलिजन की। अब बताओ आयुष, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ भैया मिल गया। रेजिस्टेंस कोलिजन की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में लड़ते हैं। मैं फ्रिक्शन की तरह बता दिया तुम लोग को कि फ्रिक्शन वाला काम कर रहा है, फ्रिक्शन वाला काम कर रहा है, फ्रिक्शन की तरह एक्ट नहीं हो रहा, याद रखो। फ्रिक्शन जैसा काम कर रहा है, फ्रिक्शन की तरह एक्ट नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में पैरेलल एक्ट होता है, ये नहीं, ये पैरेलल एक्ट नहीं होता। फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। तो सब कुछ फ्रिक्शन जैसा सेम रेजिस्टेंस नहीं है, ना ना ना, काम वही कर रहा है। फ्रिक्शन का भी काम है मोशन को अपोज करना, रेजिस्टेंस का काम भी है मोशन को अपोज करना। वो हमारे मैकेनिकल मोशन को अपोज करता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोशन को अपोज करता है। बट यहां पर ये फ्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है। ये समझाता, सारी चीजें मैं समझाता जब अभी तुम लोग को टॉपिक पढ़ाता रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किन किन फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसमें ये सारी चीजें पढ़ा, सब कुछ वेल एक्सप्लेन फॉर्म में। चले, क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हुआ? भैया बोलो। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उसमें जो वैलेंस शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम जानते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। तो जो होती है इनर्ट गैसेस वो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर देती हैं, तो ऐसा क्यों भैया? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी में आयनाइज होती है, कंडक्ट नहीं करती। क्या डिफरेंस है भैया? इलेक्ट्रिसिटी में आयनाइज होती है, आयनाइज होने का मतलब वो खुद आयन बन जाती है। बात समझ पा रहे हो? सुनो क्या होता है, ये जानते हो कहां पर होता है? ये होता है कैथोड रे ट्यूब में, सीआरओ में। हाँ जो टीवी में आपके कैथोड रे लगी होती है, पहले वाली टीवी जो पीछे ऐसे भारी सा निकला हुआ रहता है, देखा है कभी वो वाली टीवी हाँ जो भैया। पीछे बहुत सारा निकला रहता था ना उसमें? हाँ भैया। अरे वो बड़ी वाली, जी बड़ी भैया। वाली, वो पतली वाली नहीं है तो वो कैथोड रे ट्यूब में उसमें एक गैस फिल की जाती है, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसी गैसेस फिल की जाती है। जानते हो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि फिल हो गया तब निकलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें अगर इतनी एनर्जी मिल जाए तो ये निकल सकती है। जैसे तुम रूम के अंदर पैक हो गए, इसका मतलब थोड़ी क्या है कि तुम हमेशा पैक ही रहोगे। अरे तुम्हें इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए कि तुम रूम से बाहर निकल पाओ। बात समझ हाँ पा भैया। रहे? ये यहाँ पर पूरा मामला कर्ज वाला है। जैसे लोग एक कर्ज लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी 11th का कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत ज्यादा इसमें परेशान हो। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री, सब कुछ, यहाँ तक कि ये भी बताएंगे केमिस्ट्री में कि कौन से कितने एनर्जी पे है इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी बताई जाएगी। जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो कि नहीं पहले सेल में? हाँ भैया। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोली जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? जैसे जूल होती है वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एक बड़ी वाली। अब ये माइनस साइन क्यों लगा है?
माइनस साइन इसलिए लगा है कि ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में है ये -13.6 एनर्जी कर्ज ले लिया, लोन ले लिया है। अब जब तक इतनी एनर्जी इसे मिलेगी नहीं कि अपना पूरा लोन पे कर सके, तब तक यहां से बाहर नहीं निकल सकता। अब हो गया मामला यार, इसे या तो इतनी एनर्जी कोई दे तो ये बाहर निकल जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा। सोचो, अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो ये भी फ्री हो जाएगा, और ना मिली तो ये फ्री नहीं है, बाउंडेड है यार। अब हीलियम वालों के साथ क्या होता है जानते हैं? जब सीआरओ में उसका यूज किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब में, सीआरटी भी कहते हैं, सीआरओ भी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है जो प्रिंसिपल होता है, और जो उससे डिवाइस बनती है उसका नाम है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना, जो प्रिंसिपल होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसे कहते हैं, और जो हाँ भैया। थ्योरी से डिवाइस बनता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। तो जो सीआरओ में यूज होती है गैस, वो जानते हो कितने वोल्ट पे यूज होती है? वो 22,000 वोल्ट पे यूज होती है, 22,000 वोल्ट। अब इतना वोल्टेज दे दोगे तो क्या उसे एनर्जी नहीं मिल जाएगी यार? इतनी एनर्जी मिल जाएगी, इसलिए वो आयनाइज हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी हाँ हमारे भैया। 10th के लिए हम केवल एक चीज जानते हैं कि हमें बाहर से एनर्जी नहीं देना। हमें ये पता है कि जो पहले से ही फ्री है, जो पहले से ही अनबाउंडेड है, केवल हम उन्हीं से मतलब रखते हैं। हम बाहर से एनर्जी देके उन्हें अनबाउंड नहीं करते। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो 11 के लिए छोड़ के रखो कि कैसे अनबाउंड करना है, कैसे ट्रांजिशन कराना है। एक ठीक भैया। उसमें चैप्टर होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 11 में। तो जब डी ब्लॉक पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे करते हैं, कैसे बाहर जाते हैं और कैसे बाहर से अंदर भी आते हैं, दोनों चीजें, कैसे बाहर जाते हैं और कैसे अंदर आते हैं। कि सारी चीजें 11th में पढ़ाई जाएंगी, अभी परेशान ना होना इसलिए, बिल्कुल ठीक है ना, इतना ठीक आगे भैया। सोचने की जरूरत। ओके भैया। देखो ये साइंस है बेटा, साइंस, साइंस में जितना सोचोगे ना उतना ही तुम्हें एक नया क्वेश्चन मिलता जाए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जानते हो क्यों का आंसर होता नहीं है, और क्यों का आंसर नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो अभी एक चीज याद रखो, ठीक है हम इतने नहीं सेटिस्फाई रहेंगे, आगे चलते हैं, फिर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। और जब कुछ चीजें बात के लिए छोड़ के रखो ना तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है, हाँ यार ये जानना है, बट कब जानेंगे? 11। तो उससे क्यूरियस रहोगे उस सब्जेक्ट से। जैसे सीरियल में होता है ना कि मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं कि यूं ऐसे छापा मारा और जाके उसके मुंह के पास ऐसे रुक गया है, और वहीं से सीरियल एंड। बहुत मजा करते हैं सीरियल वाले, ऐसे गया यूं यूं ऐसे आया यहीं पे रुक गया। अब वो पढ़ा नहीं पढ़ा रुका क्या है, उसके लिए तुम कल तक परेशान हो। तो ऐसी क्यूरियोसिटी रखो, ठीक है ना। चलो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री। शेड्यूल जान लो यार तुम लोग, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ट्यूसडे। भैया। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तुम लोग का चलेगा। क्या चलेगा? केमिस्ट्री। और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये क्या चलेगा? ये चलेगा फिजिक्स। अब बायो मुझे आती नहीं यार, मैं केवल दो ही चीज पढ़ाता हूँ साइंस में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। आ जाओ भाई, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है, मार्क्स कंटेन करेंगे 10। 2 चैप्टर, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, और इन दोनों से मिला के कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्या बात है, 40 में से 10 तो हो गए तैयार। और जो ये 4th चैप्टर है ना, 4th चैप्टर बिल्कुल हलवा है, हलवा, हलवा। हलवा इसलिए कि पहले हार्ड था, इसमें कुछ बचा ही नहीं, सब काट दिए, सब काट दिए। जितनी जितनी चीजें थी, मतलब इस 4th चैप्टर से 70% कट गया है, कैंसिल हो गया, और 30% तुम्हें पढ़ना है। 70% कट गया, 70 का 80% कट गया।
बट मैं ये 70 इसलिए बोला हूँ कि 10% की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, बट वो आउट ऑफ सिलेबस। वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से पढ़ लोगे 11 में मजा आ जाएगा पढ़ने में। यहाँ से नहीं पढ़ोगे 11 में कुछ नहीं, ब्लैंक रहोगे। 11 तो जाना ही है यार, 10th पढ़ के। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर सब फेल होने वाले हैं, सब पास हो जाओगे, गिरते पढ़ते हालत में पास तो हो ही जाओगे। 11 जाना है, साइंस ही लेना है, केमिस्ट्री से पीछा छूटेगा नहीं, कॉमर्स तो लोगे नहीं है। तो अगर केमिस्ट्री लेना है तो नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाना। वैसे अगर पूरा पढ़ते तो तुम लोग के लिए और एडवांटेज रहता। बट बात ये है कि पूरा पढ़ने से नुकसान है। नुकसान ये है कि हम सारी चीजों पे फोकस करने के चक्कर में जो मेन है वो भूल जाए। ठीक है ना? तो अभी टारगेट तक पढ़ेंगे, बाकी 11 में सब कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो मैं तुम लोग को बता दूंगा। और ये दूसरा है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला है तुम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें 80% है, 80 का 90% है तुम लोग का, और केवल 10% कटा है। 90% है, 10% कटा है। मतलब इससे अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स ये चैप्टर रहेगा और 3 मार्क्स आपका ये चैप्टर है। 7 मार्क्स का चैप्टर रहेगा फिफ्थ वाला, और 3 मार्क्स का रहेगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला। क्लियर है? क्लियर है? चले? जी भैया। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो एनसीईआरटी इसे नाम देती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट जितनी अच्छी बुक्स है ना, एनसीईआरटी भी अच्छी है यार, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ट है। मतलब और बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो अच्छे अच्छे राइटर की बुक है, वो इस चैप्टर को नाम देती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का दो पार्ट हुआ, एक है इनऑर्गेनिक, दूसरी है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्यों हुआ, इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के लिए अलग चैप्टर क्यों बने, सारी चीजें यहां पर हम लोग करेंगे। कार्बन में क्या खेल हो रहा है, कैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग कैसे होती है ये पढ़ेंगे, कितने तरह की बॉन्डिंग होती है ये भी पढ़ेंगे, बॉन्डिंग किस हिसाब से होगी, कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी ये भी पढ़ेंगे, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं ये भी पढ़ेंगे। सर क्या क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। देखो पहले क्या हुआ, जब रिसर्च चल रही थी केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का केवल का था बस, मिस्ट्री नहीं थी। केमिस्ट्री में केवल का था बस, मिस्ट्री नहीं थी। मतलब उतनी केमिस्ट्री डिस्कवर हुई थी, तब की बात हुई, बहुत पहले की। जब केमिस्ट्री को डिस्कवर कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें थी जो पेड़ से मिलती, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये पेड़ से मिल रही थी यार। जैसे ऑयल फैट वगैरह, ऑयल फैट वगैरह, इसमें ऑयल फैट वगैरह में लैक्टिक एसिड का भी मात्रा होता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये भी पेड़ से मिल रहा था यार। और और जैसे गन्ने से हमें मिलता है सुगर, सुगर, केन सुगर इनका नाम है, केन सुगर, सुगर के मिक्स, केन सुगर, इनका जो केमिकल नेम है केन सुगर। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। इसे प्यार से एक और नाम से बुलाते हैं सुक्रोस, इन्हें किस नाम से बुलाते हैं, सुक्रोस के नाम से। कहां कहां से लाए हैं सर आप, ये सारी चीजें तुम लोग को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये केवल एक कहानी बनाने के लिए एक, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, किरदार है। किरदार है, कितनी बढ़िया हिंदी में बोली, किरदार, सुक्रोस। ये सारी चीजें पेड़ से मिल रही थी। ये कहां से मिलता है केन सुगर, बता सकते हो, केन सुगर कहां से मिलता है? शुगर केन से भी। आह क्या बात, छा गए तुम लोग।
केन शुगर और शुगर केन में क्या अंतर है? केन शुगर कहाँ से होता है? खेत में भैया। प्लांट से मिलता है बेटा, प्लांट। प्लांट से मिलता है ना? आयुष्मान तो आज बोल ही नहीं रहा। आयुष्मान हो तुम चले गए? सर हैं सर। अच्छा, भूमि भी आ गई है क्या? जनसंख्या बढ़ गई है। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो बात हो रही थी केन शुगर की। तो गन्ने की खेती होती है बढ़िया, वहां से मिलता है भैया सुक्रोज वगैरह। सुक्रोज वैसे भी जान लो, हर मीठे फल में, कोई भी मीठा फल हो उसमें सुक्रोज, कोई भी मीठा फल हो उसमें सुक्रोज। आप जानते हो क्या जानना है? कुछ नहीं जानना। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमें पेड़ से मिल रही। तो लोग ये सोचे यार कि ये केवल पेड़ ही बना सकते, हम नहीं बना सकते। जानते हो इंसानों की कहानी क्या होती है? इंसान सोचते हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, भगवान ही ऐसा क्यों कर सकते, हम भी करेंगे। जैसे आइंस्टीन सर को ही देखो, वो बहुत सारी चीजें देखे, लोगों को सुने, लिखे हुए थे बहुत सारी जगह पर कि लोग उड़ सकते हैं, पहले वाले, कि राम जी उड़े पुष्पक विमान में बैठ के, हनुमान जी विदाउट विमान ही उड़ रहे थे, वो खुद में विमान थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देख रहे थे कि लोग उड़ रहे थे। सोचे हम क्यों ना उड़े यार, कुछ तो टेक्निक लगाते होंगे उड़ने वाले, उड़ाए लोगों को, वो विमान बनाए बढ़िया बढ़िया, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। अब तो देखो बढ़िया बढ़िया वो आने लगे फ्लाइंग जेट वाले, जो तुम्हारे पीठ पे उसे बांध दिया जाएगा और उसमें 2 रॉकेट फ्यूल लगे होंगे और तुम्हें लेके उड़ेगा अकेला। बन गए हनुमान जी, लंका जी भैया। जलाने चल दिए। ऐसे बहुत सारी चीजें बनी लोगों को उड़ाने के लिए। देखो लोगों की सोच, वो कर पाए। तो लोग सोचे कि ये जो पेड़ से चीजें मिल रही, क्या हम नहीं बना सकते? क्या हम शुगर केन को के लिए गन्ने की खेती का इंतजार करें? अगर हमें चीनी बनाना है भाई, तो हम गन्ने का इंतजार करें, हम आर्टिफिशियल चीनी नहीं बना सकते? लोग सोच में पड़े और रिजल्ट मिल रहा था नो, हम नहीं बना सकते, ये केवल पेड़ ही बना सकते हैं। तो लोग थक हार के, जानते हो जब साइंस वाले थक जाते हैं तो कहते हैं कि चलो इसको एक नाम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पेड़ के पास एक फोर्स होता है जिससे वो ये सारी चीजें बनाते हैं, और उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स। अब देखो ये कुछ नहीं है, फर्जी, टोटल फर्जी। पेड़ के पास ऐसा कोई फोर्स नहीं है। उस समय की बात बता रहा हूं, आज मुझे पता है ये फर्जी है, बट उस समय सब मान लिया, अच्छा चलो ठीक है भाई, आप बोल रहे हो, ज्ञानी आदमी हो, सही होगा, सही होगा। और वहां से आई एक नई थ्योरी। क्या थ्योरी आई? वाइटल फोर्स थ्योरी। चलो, पूरी दुनिया झूठ की तरफ भाग रही थी, गलत की तरफ भाग रही थी पूरी दुनिया। वाइटल फोर्स थ्योरी लोग पढ़ रहे थे, धुआंधार पढ़ रहे थे, वाइटल फोर्स थ्योरी फेमस हो गई। अचानक से, अचानक से एक साइंटिस्ट आए कोलबे, 1883 में, 1883 में एक साइंटिस्ट आए कोलबे, बोलबे नहीं, कोलबे, कोलबे साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा कहां भाग रहे हो यार, कहां भाग रहे हो, मैं बना के दिखाता हूं ये कंपाउंड, मैं बना के दिखाता हूं ये कंपाउंड। और सबसे पहला कंपाउंड लेबोरेटरी में बना जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो था यूरिया। यूरिया का नाम सुना है? यूरिया, हाँ भैया। जी भैया। सबसे पहला कंपाउंड बना यूरिया। अब कुछ लोग के मन में होगा क्वेश्चन, सर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस, CONH2 होल ट्वाइस, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। मतलब इसे प्यार से और क्या लिख सकते हैं सर? प्यार से और क्या लिख सकते हैं? तो प्यार से लिख सकते हो NH2 CONH2, ये प्यार से लिख सकते हो यार। 2 बार NH2 लगा दो, काम फुर्सत। ये भैया ज्यादा ये लंबा आया, हो गया। ये ज्यादा लंबा हो गया।
हाँ निखिल तुम्हारे लिए शॉर्टकट वाला है। तो ये पहला कंपाउंड बना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बना, और वहीं से अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और वो फ्लॉप, वहीं से फ्लॉप हो गई थ्योरी। लोग समझे क्यों को बना दिया आप, इतना पढ़ाए वाइटल फोर्स थ्योरी, अब कह रहे हैं लो गलत है, गलत थी। उसके बाद जानते हो एसिटिक एसिड, वो भी लैब में बनी। उसके बाद दुनिया की जितनी एसिड थी, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सब लैब में बनी। एक क्रांति आ गई ऑर्गेनिक में, एक क्रांति आ गई, लहर, मोदी जी वाली लहर। तो जो जानते हो इस केमिस्ट्री का जो नाम पड़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लोग कहे ये हटाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक नाम तो पेड़ पौधों से पड़ा था कि ये पेड़ से मिलती है सारी चीजें, इसलिए इनका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक। बट कहे अब तो ये पेड़ से नहीं मिल रही है, तो लैब में बनाया जा रहा है, अब तो लैब में बना रहे हैं, तो ऑर्गेनिक नाम हटाओ। वो गलत हो रहा है, वो गलत है। कोई इंसान इतनी मेहनत किया, पेड़ से चीजें खोजा, उसके बारे में पढ़ा, और एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उसका नाम ही खराब कर दोगे और उसकी मेहनत को खराब कर दोगे। लोग सोचे नहीं ये गलत है, ये गलत है। उसने मेहनत तो की यार, उसने अगर सोच ना दी होती, उसने बताया ना होता कि एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर केन शुगर जैसी चीज है, तो हम रिसर्च कहां करते। वो मेहनत किया है, मेहनत की उसे फल मिलना चाहिए। क्या नहीं, नाम नहीं है तुमने, नाम वही रहेगा, बट डेफिनेशन बदल जाएगी। नाम वही रहेगा, डेफिनेशन बदल जाएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे डिफाइन नहीं किया जाएगा कि वो सारे कंपाउंड जो पेड़ से मिले, नहीं, नाम देखो क्या आया, वो सारे कंपाउंड जो जिसमें क्या हो, कार्बन हो। कोई भी एसिड उठा के देख लो, जो भी पेड़ पौधों से मिलेगी कार्बन होता है, कार्बन होता है। क्या वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, मतलब कार्बन की एक अलग से स्टडी को ही क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी है, वही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थी कहानी भाई, यही थी कहानी, प्यारी छोटी सी, समझ में आई। हाँ भैया। सबको समझ में आई, एक बार सब बोल दो यार। जी भैया। समझ में आ गया। हाँ तो फिर आ गए हैं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए, जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो सारी केमिस्ट्री जो कार्बन के बारे में पढ़ा। तो चलते हैं हमारे कार्बन सर के पास। ये है कार्बन, ये है कार्बन। ऐसा क्या था यार इनके पास, ऐसा क्या था कि इतने फेमस हो गए, और 118 एलिमेंट है, बाकी सब बेकार। जलन होने लगी किसे, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम को कार्बन से। क्या ऐसा क्या है, भूस दिया क्या ये, कि इसको इतना फेमस कर दिया और हम लोग को एक तरफ कर दिया। हम तो पानी में भी आग लगाते हैं, सोडियम बोला है, सोडियम बोला हम तो पानी में भी आग लगाते हैं, मजा लो कोई आग लगा के दिखाए पानी। लोग सोचे यस, बात में दम है, पर कहे तुम किनारे रहो यार, किसी अर्थ के लिए, जब तुम आग ही लगा दोगे तो लोग पढ़ेंगे क्या। ये मेरी कहानी थी। चलो, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से बता दो। 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। हिलिंग कैसे करें, ये भी जल्दी से बता दो। 2 4। 2,4। अब तुम लोग जानते हो कंपाउंड बनाने के लिए करना पड़ता है रिएक्शन। किसने नई बात किया है सर, कुछ नया बताइए। कंपाउंड बनाने के लिए करना पड़ता है रिएक्शन, और रिएक्शन इसलिए करते हैं कि वो अपने ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, दो वर्ड याद रखना, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, इसे कंप्लीटली फिल्ड करता है। जल्दी से बता दो किसे नहीं पता ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, किसे नहीं पता ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, पढ़ने आए हो,
सीखने आए हो, इसलिए अगर नहीं आता तो बताओ। है कोई? निखिल तुम तो बोल दो यार कम से कम। निखिल है ही नहीं। तो मतलब सबको आता है, नहीं आता तो फिर से डाल लो। कोई शर्माते बैठे होंगे, अरे वो नहीं बोला हम क्यों बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑक्टेट मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो। ऑक्टेट मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल। और डुप्लेट मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल, दो से ज्यादा फिल नहीं होता। ऐसा सेल जिसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते उसका नाम होता है डुप्लेट। और ऐसा सेल जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते उसका नाम है ऑक्टेट। ऐसा सेल जिसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते उसका नाम है डुप्लेट। और ऐसा सेल जिसमें 8 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते उसका नाम है ऑक्टेट। कम कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ, कंपाउंड बनाते हैं दूसरे के साथ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, अपने ऑक्टेट या फिर डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना? कोई कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं भैया। तो कार्बन को भी वही करना था यार, कार्बन को भी वही करना था। और क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होंगे आयनिक कंपाउंड, याद है किसी को? हाँ भैया। और भी किसी को? आयुष को छोड़ के। क्लास 9 कोरोना वाली क्लास है मुझे पता है, बट फिर भी कोशिश करो, शायद कुछ मेमोरी बची हो कोरोना के बाद। नहीं बची? चलो, आयनिक कंपाउंड जानते हो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके एक दूसरे से दे लेके व्यवहार करते। जैसे एक सोडियम था, एक बार की बात है एक सोडियम था, और एक ही बार की बात है एक क्लोरीन था। सोडियम और क्लोरीन दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए थे। जैसे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे 281 और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे 287। सही है? सही है? हाँ भैया सही। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, देना था। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, लेना था। दोनों में आपस में बातचीत की और इन्होंने कहा तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम हो जाओ खुश, हम भी हो जाए खुश। ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनाए? Na+, क्योंकि ये दिए, ये दानी आदमी है और दान करना पॉजिटिव वर्क होता है। दान करना अच्छा काम होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। तो ये दानी थे इसलिए प्लस लगा। और ये क्या लिए? कर्ज लिए, ये लोन लिए। और लोन लेना क्या होता है? गलत काम होता है, नेगेटिव वर्क होता है। इनके ऊपर आया साइन नेगेटिव। और प्लस और माइनस हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन बता के गए थे कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेंजामिन जी की बातें ये लोग माने और मानने के बाद क्या बनाए? ये बनाए NaCl। और इस तरह के कंपाउंड जिसमें आयंस का फॉर्मेशन हो, द कंपाउंड इन विच आयंस आर फॉर्म, जिसमें आयन बने। आयन कौन कौन से? इनका नाम है कैटायन और इनका नाम है एनायन। ये कैटायन था और ये एनायन है। जो पॉजिटिव है वो कैटायन है, जो नेगेटिव है वो एनायन है। एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ गया? आयनिक कंपाउंड। समझ में आई? कहानी थोड़ी लंबी थी बट अच्छी थी। समझ आया? यस सर। यस सर। ये था क्विक रिवीजन क्लास 9th का, ये क्विक रिवीजन। ऐसे ही मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है ना? ये क्विक रिवीजन है। बाकी डिटेल कहानी बहुत सारी है, बहुत सारी डिटेल कहानी। अब बात आई कि लेन देन करने से बनते हैं कंपाउंड। लोग यही जानते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तभी कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
अब बेचारा कार्बन आया, सामने कार्बन आया, इसे देना है तो 4 देना है, लेना है तो 4 लेना है। अब इसके लिए मजबूरी बड़ी हो गई है, 4 कौन देगा इसे? बेचारा, कोई देने वाले तैयार नहीं, अकेला तन्हा घूम रहा था। 4 लेने के लिए लोग तैयार थे, बट ये दे तो दे कैसे? भिखारी हो जाएगा। 2 बचेंगे। इसका न्यूक्लियस फिर इसे डांट लगाएगा कि तुम सारे इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं ठीक का नहीं लिया, तुम अनस्टेबल हो जाओ, तुम गायब हो जाओ। कार्बन के साथ बहुत बड़ी मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी। कार्बन दिल का बहुत अच्छा था, ये मैं कह रहा हूं, कार्बन दिल का बहुत अच्छा था। वो कहा कि कोई बात नहीं, मैं किसी को दे नहीं सकता, किसी से ले नहीं सकता, मैं दोस्ती तो कर सकता हूं, मैं दोस्ती तो कर सकता हूं। कार्बन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाता है, वो दोस्ती करना स्टार्ट किया। और दोस्ती में हम लोग टिफिन कैसे शेयर करते? एक टिफिन जाएगी, 5 का ग्रुप रहेगा, टिफिन बीच में रखी जाएगी और सब उस टिफिन से खाएंगे, चाहे 5 मिनट के अंदर टिफिन खत्म हो। ऐसे फ्रेंडशिप होती है, एक टिफिन खाने वाले 5। कार्बन ने कहा यही करेंगे, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम शेयर करेंगे। हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम शेयर करेंगे। टिफिन हम देंगे नहीं किसी को, कहेंगे तुम भी खा लो, हम भी खा लो यार, भूखे दोनों रहे, इससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा दोनों खा लो, तसल्ली तो रहेगी। और एक के खाने से कुछ फायदा नहीं होगा, दोस्ती खराब होगी यार। तो कार्बन ने कहा ट्रांसफर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे। और शेयर करने से जो कंपाउंड बना, उसका क्या नाम हुआ? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, हाँ। sir. कहानी बोरिंग तो नहीं हो रही? No, sir. नींद तो नहीं आ रही है? नहीं भैया, No, sir. जागते इंटरेस्ट। रहो। चलो, तो बात आई कोवैलेंट कंपाउंड की। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? द कंपाउंड formed by sharing of electrons between two atoms, two or more than two atoms, two or more than two atoms. The compound formed by sharing of electron between two or more than two atoms are called covalent compound. कार्बन ने एक नए कंपाउंड का ओरिजिनेशन किया। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। कार्बन को बॉन्ड बनाना है, वो चाहता था मैं बॉन्ड बनाऊं, तो कार्बन ने एक नई जर्नी स्टार्ट की। और इसीलिए एक नई केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसीलिए कार्बन ज्यादा फेमस है। जो मेहनत करके उठता है वही तो फेमस है। तो कार्बन भी मेहनत करके उठा, इसलिए फेमस हुआ है। कार्बन ने एक नई जर्नी स्टार्ट की, कोवैलेंट कंपाउंड की जर्नी स्टार्ट। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड क्या था? जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बने, ट्रांसफर नहीं, शेयर करने से जो इलेक्ट्रॉन के जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड। और जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो आयन नहीं बनेगा, जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो आयन नहीं बने। तो इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं है, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। देखो अब ये शेयरिंग होती कैसे, ये शेयरिंग होती कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। नहीं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पहले लेंगे मीथेन का।
ये क्या है सर? पहले एक चीज डिसाइड करिए, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। कंफ्यूज ना करिए, है ना, कंफ्यूज ना करिए। मीथेन फॉर्मूला CH4, तुम लोग भी जान लोगे ये फॉर्मूले वगैरह, जैसे मुझे भी याद है तुम लोग को भी याद हो जाएगा, बड़ी होगी सबकी सुपर ट्रिक रखा हूं सर सामने। मीथेन मीथेन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कितनी नाइंसाफी है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। मन में क्वेश्चन है, सर आपको कैसे पता चला हाइड्रोजन यहाँ यहाँ होगा? तो चाहे जहां रख लो, चाहे जहां रख लो, कार्बन के पहुंच से दूर ना रख देना कि टिफिन वहां तक पहुंच ना पाए। अब जब 4 दोस्त बैठेंगे और बीच में एक टिफिन रहेगी, तो टिफिन को तो बीच में ही रखेंगे कि किनारे रखेंगे? बीच। वही किए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि सब अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या होता है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जल्दी से बता दो कोई मुझे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट शेल। आउटर मोस्ट। बहुत बढ़िया। those electron which are present in outermost cell of the atom, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेल के आउटर मोस्ट, एटम के आउटर मोस्ट सेल में हो, एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नाम दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, ये है क्योंकि सबसे बाहरी है। अब सेल तो यही हो गया ना कार्बन का, पहला सेल 2 है, दूसरा सेल 4 है, तो 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यही जानते हो फ्री होते हैं, वैलेंस वाले तो फ्री होते हैं इधर उधर जाने के लिए, शेयर करने के लिए। 2 से तो कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? जरा ऐसे बता दो मुझे, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1. ये बेचारा पहले से भिखारी, मांगना मत यार। कार्बन से कहता है मांगना मत यार, एक ही है, उसे भी दे देंगे तो क्या करेंगे, मांगना मत। तो कहा ठीक है भाई, ठीक है सब रखो, मांगेंगे नहीं, क्यों परेशान है। तो ये हाइड्रोजन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे हाइड्रोजन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन सोच रहा है, सोच रहा है कैसे करें कि इन चारों को हम अकेले ही जोड़ें। का जुगाड़, इससे कहा कार्बन की ये लो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रख दिया, इससे भी कहा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रख दिया, इससे भी इसी तरह कहा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रख दिया, और इससे भी कहा कि मैं एक अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रख दिया। मतलब कार्बन ने कहा एक एक से इंडिविजुअली, ये लो तुम एक इलेक्ट्रॉन रखे हो, मैं भी एक रखा हूं, अब बराबर, ठीक है ना, दोनों लोग खुश, मैं भी शेयर कर रहा हूं, तुम भी शेयर कर रहे हो। एक काम करते हैं, कार्बन को ब्लैक से बना लो, ये देखने में सुंदर लगेगा। जानते हो जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखेगा वही दिखेगा। तो अब देखो, ये हाइड्रोजन सोचा यार कितना अच्छा कार्बन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। देख, ये हाइड्रोजन सोच रहा है कि कार्बन कितना अच्छा है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, मैं फिल हो गया। इसे डुप्लेट ही तो कंप्लीट करना था, हाइड्रोजन को डुप्लेट ही तो कंप्लीट करना था। हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन अपने में खुश, हाँ हाँ हाँ, कार्बन कितना अच्छा है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। ये भी हाइड्रोजन अपने में खुश, कार्बन कितना अच्छा है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। ये भी अपने में खुश, कार्बन कितने अच्छे हैं, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब कार्बन का जुगाड़ देखो, कहो रुको 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 जरा सा, अब ये सब मेरा है, अब ये सब मेरा है। और कार्बन भी खुश, कार्बन भी खुश कि देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, जल्दी से बता दो। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ भैया हो गया। कार्बन खुश, हाइड्रोजन खुश, और क्या चाहिए यार? बिल्कुल खुशी खुशी जिंदगी चले, बस यही चाहिए। कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, और हमें क्या मिल गया? CH4, हमें क्या मिल गया? CH4। दिस इज शेयरिंग, इसे कहते हैं शेयरिंग। क्या कोई ट्रांसफर किया? क्या कोई ट्रांसफर किया? नहीं। क्या शेयर किए? यस, शेयर किए।
अब जानते हो कोवैलेंट कंपाउंड जब बनता है तो वहां पर एक आती है बॉन्डिंग। जैसे तुम लोग देखो, जब कोई चीज तुम पड़ोसी को दे आते हो, दे आए, अब तुम अपने घर, पड़ोसी अपने घर, वो यूज कर रहे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे पड़ोसी साथ में रहेगा। बट अगर कोई एक है, लेट्स से तुम कोई एक बढ़िया जिम की मशीन लगवा दो, अब पड़ोसी भी उसमें आ रहा है जिम, तुम भी हो उसमें, तो तुम्हारे और पड़ोसी के बीच में एक रेगुलर मीटिंग की बॉन्डिंग हो जाए, रेगुलर मीटिंग की बॉन्डिंग। तो ये भी कहे कि यहां पर अगर शेयरिंग हो रही है तो बॉन्डिंग होगी। तो कहे अगर दो इलेक्ट्रॉन कहीं पे शेयर हो रहे हैं, ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन, कहीं अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां से एक बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। हर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये बॉन्डिंग अगर हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहा है तो एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हुआ था, एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ था, एक बॉन्ड, और दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ था, एक बॉन्ड। हर दो इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड आएगा। अभी बॉन्ड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि बॉन्ड भी तीन तरह से होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। बट अभी के लिए इतना जान लो कि हर दो इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड आएगा, वो होगा ऐसे लाइन। बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन। पहले वाले में देखो बॉन्ड नहीं बन रहा, पहले वाले में क्या दे दिया फुर्सत, तो उसमें बॉन्ड और नहीं बनाया जाता। किसमें? पहले वाले की बात मैं कर रहा हूं, आयनिक की बात कर रहा हूं, पहले का मतलब आयनिक की। तो आयनिक में बॉन्ड और नहीं बनता, उसमें दे दिए फुर्सत। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पर शेयर करना है। शेयर करने का मतलब अब साथ साथ नहीं चलेंगे, बॉन्ड बना के नहीं चलेंगे तो कोई चल ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकते हैं। इतनी बढ़िया बॉन्डिंग, मस्त बॉन्डिंग, ठीक है। तो नोट कर लो इसे जल्दी से। सॉरी, ठंड भयंकर है यार, बहुत तगड़ी ठंड है। हो गया सर, देख लीजिए। चलो चले, आगे चले। हाँ भैया। अब जानते हो दो इंपॉर्टेंट, दो सेकंड, हाँ। तो जानते हो ये कार्बन की वजह से जो ये नई केमिस्ट्री आई, ये देखा गया कि कार्बन के पास दो यूनिक प्रॉपर्टी उसकी वजह से आई। तो वो दो यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टी क्या थी वो देखेंगे हम लोग, जिसे क्या कहते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, या फिर यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का यूनिक नेचर क्या है? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का यूनिक नेचर क्या है? पहला नेचर अभी जो तुम लोग देखे कि एक कार्बन एक साथ चार चार एटम से बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एक साथ 4 एटम से
बॉन्डिंग कर सकता है। एक कार्बन एक साथ 4 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया कार्बन के टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो लिखो, देयर इज टू इंपॉर्टेंट यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। लिखिए, देयर इज टू इंपॉर्टेंट यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। नंबर 1, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नंबर 1, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। लिख लिया? यस यस सर। अब इसकी टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है इसकी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कार्बन by virtue of which, by virtue of which it forms 4 covalent bond, 4 covalent bonds, is called क्या बोलोगे? is called, जल्दी से बोल दो। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर है? क्लियर है? ये डायग्राम बना लेना इसके बाद, ये डायग्राम बना लेना। सर ये मैक्सिमम होगा ना, मतलब इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते ना? हाँ, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं। अरे 4 से बनाना यार, कम है। यहाँ 1 से तो परेशान रहते हैं लोग, ये 4 से बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, ये खुद में इसकी एक अनोखी प्रॉपर्टी है। 4 से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना? इससे ज्यादा क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक और प्रॉपर्टी है, बट वो कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। आज यहीं पे एंड करते हैं सेशन। फिर से कह रहे हैं यार, जल्दी से फीस जमा करते रहो यार तुम लोग। जानते हो जब फीस आती है तो